वायनाड उपचुनाव, प्रियंका गांधी के खिलाफ भाजपा ने नव्या हरिदास को बनाया उम्मीदवार। भारतीय जनता पार्टी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नव्या हरिदास को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस सीट पर बीजेपी की ओर से नव्या का मुकाबला कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से होगा। भारत के चुनाव आयोग ने मंगलवार को उपचुनाव की तारीख की घोषणा की। मतदान 13 नवंबर को होगा और परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। नव्या हरिदास एक मैकेनिकल इंजीनियर है जिन्होंने 2007 में KMCT इंजीनियरिंग कॉलेज कालीकट विश्वविद्यालय से B.Tech की डिग्री प्राप्त की। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार नव्या पर कोई आपराधिक मामला नहीं है और उनके पास 1,29,56,264 रुपए की संपत्ति है। ADR के अनुसार उन पर 1,64,978 रुपए की कुल देनदारी भी है। उनके ट्विटर प्रोफाइल के अनुसार वह कोझिकोड निगम में पार्षद है और वर्तमान में भाजपा महिला मोर्चा की राज्य महासचिव है। अपने फेसबुक पेज पर वह खुद को भाजपा संसदीय दल की नेता और BJMM की राज्य महासचिव बताती है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने जून में ही इसका ऐलान कर दिया था कि राहुल गांधी के इस्तीफे से खाली हुई वायनाड सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव 2024 के कुछ दिनों बाद जून में कांग्रेस ने घोषणा की थी कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में रायबरेली संसदीय क्षेत्र रखेंगे और केरल की वायनाड सीट खाली कर देंगे, जहां से उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनावी पारी की शुरुआत करेंगी। वायनाड लोकसभा सीट पर इस बार का चुनाव काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण चेहरा है और नव्या हरिदास बीजेपी के लिए एक युवा और जोशीला विकल्प मानी जा रही है। वायनाड संसदीय सीट और 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर को और झारखंड विधानसभा के पहले चरण के मतदान के साथ होगा। वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। बीजेपी ने नव्या हरिदास को उम्मीदवार बनाकर युवा वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। नव्या को पार्टी ने एक नई और सशक्त महिला नेता के रूप में पेश किया है जो युवाओं और महिलाओं के मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतर रही हैं। दूसरी ओर प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार के रूप में मैदान में है जो पार्टी के लिए लंबे समय से एक लोकप्रिय चेहरा रही है। इस बीच राज्य के सत्ताधारी LDF ने वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए वरिष्ठ CPI नेता सत्यन मोखरी को मैदान में उतारा है। कोझिकोड जिले के नादापुरम निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व विधायक मोखरी कृषि क्षेत्र में मुद्दों को संबोधित करने के लिए अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 2014 में वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार MI शाहनवाज से हार का सामना करना पड़ा था। पानी बोतल, साइकिल और नोटबुक के घटेंगे दाम, इंश्योरेंस पर भी GST से राहत के संकेत। बिजनेस न्यूज, टर्म लाइफ इंश्योरेंस और सीनियर सिटीजन्स द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम को टैक्स फ्री किया जा सकता है। GST काउंसिलिंग द्वारा गठित GOM ने इसकी सिफारिश की है। इसके साथ ही GOM ने 20 लीटर की पानी की बोतल, साइकिल और प्रैक्टिस नोटबुक पर टैक्स की दर घटाकर 5% करने का फैसला किया। वहीं महंगी कलाई घड़ियों और जूतों पर टैक्स बढ़ाने का सुझाव दिया। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय GST काउंसिल द्वारा लिया जाएगा। पानी से घड़ी तक सुझाव, GOM ने 20 लीटर उससे अधिक मात्रा की पानी की बोतलों पर GST को 18% से घटाकर 5% करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा अभ्यास नोटबुक पर GST 12% से घटाकर 5% करने की सिफारिश भी की है। इसी तरह 10,000 रुपये से कम कीमत वाली साइकिल पर GST को 12% से घटाकर 5% करने का सुझाव है। GOM ने 15,000 रुपये से अधिक कीमत वाले जूतों और 25,000 रुपये से अधिक कीमत वाली कलाई घड़ियों पर GST 18% से बढ़ाकर 28% करने का सुझाव दिया है। घर बैठे तुरंत पाए 10 लाख रुपए तक का लोन। बता दें कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस समेत अन्य मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए मंत्री समूह यानी GOM की शनिवार को बैठक हुई। बैठक के दौरान सीनियर सिटीजन्स के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए 5 लाख रुपए तक कवरेज वाले हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर GST से छूट देने का निर्णय लिया गया है। वहीं 5 लाख रुपए से अधिक के हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 18% GST लगता रहेगा। वर्तमान में टर्म पॉलिसी और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% GST लगाया जाता है। पिछले महीने GOM का गठन GST काउंसिल ने पिछले महीने अपनी बैठक में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स के बारे में निर्णय लेने के लिए
13 सदस्यीय मंत्री समूह गठित करने का निर्णय लिया था। सम्राट चौधरी समूह के संयोजक है। इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के मंत्री शामिल है। मंत्री समूह को अक्टूबर के अंत तक काउंसलिंग और अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनते ही पप्पू यादव बोले, ये सब नहीं पूछो, 24 घंटे में गैंग सफाया का किया था दावा। बिहार के पूर्णिमा से सांसद पप्पू यादव गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनते ही भड़क गए। शनिवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने उनसे लॉरेंस बिश्नोई के बारे में सवाल करना चाहा तो उन्होंने कहा कि ये सब बातें मत पूछिए, हम पहले ही मना कर चुके हैं। पिछले दिनों मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने अंजाम दिया। सिद्दीकी हत्याकांड के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने दावा किया था कि अगर उन्हें मौका मिले तो वे लॉरेंस बिश्नोई के पूरे गिरोह का 24 घंटे में सफाया कर देंगे। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 13 अक्टूबर को पोस्ट कर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि एक अपराधी जेल में बैठकर चुनौती देकर लोगों को मार रहा है। सब मूक दर्शक बने हुए हैं। कभी सिद्धू मूसेवाला, कभी कर्नल सेना के मुखिया की हत्या होती है, अब एक उद्योगपति एवं राजनेता को मरवा दिया। उन्होंने कहा, कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। हालांकि शनिवार को जब पप्पू यादव से एक पत्रकार ने इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने इस मुद्दे से पल्ला झाड़ लिया। पप्पू यादव ने भड़के हुए लहजे में कहा कि ये सब बात न पूछिएगा। दूसरी ओर मुंबई पुलिस के अनुसार बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को हरियाणा और यूपी के शूटरों ने अंजाम दिया था। पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 आरोपी फरार चल रहे हैं। लोगों को गायब कर रही पाक सेना के खिलाफ बवाल, जन विद्रोह पर आमदा लोग। यह बात जग जाहिर है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान के लोगों को हिकारत भरी नज़रों से देखा जाता है। पाकिस्तान की सियासत से लेकर वहां की सेना तक बलूचिस्तान के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करती आई है। आए दिन बलूचिस्तान के कई शहरों से लोगों को जबरन गायब कर दिया जा रहा है। इस अपहरण के लिए जिम्मेदार बलूचिस्तान की जनता पाक सेना को ठहरा रही है। इस तरह गायब हो रहे नागरिकों के खिलाफ वहां की जनता का गुस्सा फूटा है और वे जन विद्रोह करने पर आमादा है। जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा, अब्दुल्ला कैबिनेट के प्रस्ताव पर एलजी की मोहर। अब आगे क्या? जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने पहली ही मीटिंग में कवायद शुरू कर दी है। उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव को अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर की कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किए जाने वाले मामले पर प्रधानमंत्री और केंद्र के साथ बातचीत के लिए अधिकृत किया है। इस सिलसिले में उमर अब्दुल्ला दिल्ली जाएंगे और केंद्र से चर्चा करेंगे। हम आरक्षण पर 50% की सीमा हटा देंगे, राहुल बोले। ईसी को कंट्रोल करती है बीजेपी। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हम आरक्षण पर 50% की सीमा भी हटा देंगे। हमें ऐसा करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग को लेकर भी भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव आयोग के साथ सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग नौकरशाही को नियंत्रित करती है। जाति जनगणना सामाजिक एक्सरे का जरिया है। इसका प्रधानमंत्री मोदी ने विरोध किया है। वीकेंड के वार में होगा विकी अंकिता का कमबैक। सलमान खान संग करेंगे जमकर मौज मस्ती। रियलिटी टीवी शो बिग बॉस का सफर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इस वीकेंड का वार में सीजन का पहला एविक्शन होगा, लेकिन इसके अलावा भी दर्शकों को काफी खास देखने को मिल रहा है। पहला हफ्ता बीतने तक कंटेस्टेंट एक दूसरे के साथ फैमिलियर हो चुके थे और अब हर गुजरते दिन के साथ शो में ड्रामा और फन बढ़ता चला जा रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान को मिली जान से मारने की धमकियों के बीच भी दबंग खान काम के प्रति अपना कमिटमेंट कायम रखते हुए और हाल ही में उन्होंने दूसरे हफ्ते का वीकेंड का वार एपिसोड शूट किया। दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान 2% भी नहीं। फिर कैसे जहरीली हो रही हवा, जानिए कारण। ठंड का मौसम जैसे जैसे नजदीक आता है, दिल्ली की हवा बिगड़ने लगती है। राज्य सरकार इसके लिए पड़ोसी राज्यों हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं को जिम्मेदार मानती है। हालांकि आंकड़े कुछ और ही बयां करते हैं। दिल्ली के प्रदूषण में 19 अक्टूबर को पराली जलाने से होने वाले धुएं की हिस्सेदारी
1.3% थी 20 अक्टूबर को इसके 2.3% और 21 अक्टूबर तक 2.4% रहने की उम्मीद है। दिल्ली के प्रदूषण में गत 15 अक्टूबर को पराली से होने वाले धुएं का योगदान 1.2% पर पहुंच गया था, वरना अक्टूबर की शुरुआत में यह 1% से नीचे था। पराली जलाने के मुद्दे पर लगातार चर्चा के बावजूद यह ध्यान रखना आवश्यक है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए सबसे बड़ा कारण डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हैं। गत 18 अक्टूबर को दिल्ली की हवा खराब करने में गाड़ियों से निकलने वाले प्रदूषकों का योगदान 14.2% और 19 अक्टूबर को 11.2% हो गया। अनुमानों से संकेत मिलता है कि अगले दिनों में ये थोड़ा कम होकर 10.5% हो जाएगा। इसके अलावा दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में कारखानों और कंपनियों से निकलने वाले प्रदूषक राष्ट्रीय राजधानी और एनसीआर में वायु गुणवत्ता संबंधी समस्याओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नोएडा का योगदान लगातार 10 से 11% के बीच है, जबकि गाजियाबाद का हिस्सा 5 से 10% के बीच है। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन में ऑल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you for watching.